नमस्कार। विज्ञान और धर्म प्राचीन काल से ही अधिकांशतः एक दूसरे के विरुद्ध रहे हैं। धर्म आस्था पर आधारित होने और विज्ञान तर्क पर आधारित होने के कारण इन दोनों के मध्य ज्यादातर संघर्ष ही देखने को मिलता रहा है। विज्ञान ने जब जब धार्मिक मान्यताओं का खंडन किया, तब तब वैज्ञानिकों के लिए संकट पैदा होता रहा है। आपने गैलीलियो का नाम तो सुना ही होगा। दूरबीन के माध्यम से अंतरिक्ष विज्ञान और सौरमंडल के विषय में गैलीलियो ने कुछ निष्कर्ष दिए थे। गैलीलियो ने कहा कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहा है, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। उसकी यह धारणा ईसाई धर्म ग्रंथों और मान्यताओं के विरुद्ध थी। अतः ईसाई धर्म गुरुओं और चर्च के द्वारा गैलीलियो का विरोध किया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया और अंततः गैलीलियो को विधर्मी होने के कारण नजरबंद कर दिया गया। यह घटना 1633 के आसपास की है। गैलीलियो से पहले कोपरनिकस भी इस बात को बता चुके थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। खैर, गैलीलियो और कोपरनिकस की चर्चा फिर कभी किसी अन्य एपिसोड में करेंगे। आज के इस एपिसोड में चर्चा इसी प्रकार की एक अन्य घटना की, जिसके बारे में अधिकांश लोग अनभिज्ञ होंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। कोपरनिकस और गैलीलियो से 1000 साल पहले मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में एक महिला हुआ करती थी। उसका मानना था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वो भी अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार पथ पर। बिना किसी आधुनिक उपकरण और दूरबीन की सहायता के उसने गैलीलियो और कोपरनिकस की धारणा को उनसे 1000 साल पहले ही बता दिया था। इस अद्भुत महिला वैज्ञानिक, दार्शनिक और गणितज्ञ का नाम था हिपेशिया। इस एपिसोड में हिपेशिया के समय के अलेक्जेंड्रिया शहर की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर हिपेशिया के वैज्ञानिक विचारों के कारण उस समय के समाज और धर्म ने उसे कैसे खत्म किया। आपने सिकंदर महान का नाम तो सुना ही होगा। सिकंदर महान को ही एक अन्य नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंडर प्राचीन यूनान का महान शासक था, जिसने विश्व विजय का सपना देखा और वह अपने इस सपने को सच साबित करने में एक सीमा तक सफल भी रहा। अलेक्जेंडर ने मात्र 30 साल की उम्र में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। उसी अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम पर 331 ईसा पूर्व में मिस्र के एक शहर का नाम रखा गया, अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया शहर को सिकंदर ने ही बसाया था। कहते हैं कि सिकंदर को पढ़ने लिखने का काफी शौक था। राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु उसका गुरु हुआ करता था। ज्ञान के इसी लगाव के कारण सिकंदर ने अलेक्जेंड्रिया शहर के मध्य में एक म्यूजियम बनाया था। यह बात आज से लगभग 2600 साल पहले की है। हम इस म्यूजियम की तुलना आज के किसी बेहतरीन विश्वविद्यालय से कर सकते हैं। इस म्यूजियम का सदस्य होना बड़े गौरव की बात मानी जाती थी। इसी म्यूजियम में एक बड़ी लाइब्रेरी भी हुआ करती थी। भविष्य में यह शहर विज्ञान, कला, संस्कृति और दर्शन शास्त्र का बड़ा केंद्र बना। 2009 में हॉलीवुड की एक फिल्म भी बनी थी अलेक्जेंड्रिया शहर और हिपेशिया पर। फिल्म का नाम था अगोरा। अगोरा का शाब्दिक अर्थ होता है सभा स्थल। इस फिल्म में उस समय के अलेक्जेंड्रिया शहर के हालातों और हिपेशिया की कहानी को बड़ी सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया गया है। जब सिकंदर ने अलेक्जेंड्रिया शहर को बसाया तो उसके साथ यूनान के निवासी भी यहाँ आकर बसे। शहर बसने के लगभग 300 साल बाद यह शहर जूलियस सीजर के रोमन साम्राज्य के अधीन हो गया। रोमन साम्राज्य के अधीन होने से पूर्व इस शहर में मूलतः यूनान और मिस्र के लोग रहते थे, जिनके अपने अपने धर्म और आस्थाएं थी। इसके अतिरिक्त यहाँ यहूदी रहते थे। माना जाता है कि उस समय यहूदियों की सबसे अधिक आबादी इसी शहर में हुआ करती थी। रोमन साम्राज्य के आगमन के साथ ही यहाँ ईसाई भी आ गए। जब जूलियस सीजर ने इस शहर पर आक्रमण किया तो यहाँ स्थित लाइब्रेरी को भी नुकसान पहुंचाया गया। अब इस शहर की सूरत बदलने लगी थी। विज्ञान, कला, संस्कृति और दर्शन के बजाय सबका ध्यान धर्म की लड़ाई पर केंद्रित होने लगा था। जैसे जैसे शहर में ईसाइयों की संख्या बढ़ी, धार्मिक संघर्ष भी बढ़ने लगा।
जो शहर कभी ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, वो धीरे धीरे मजहब के कलह का केंद्र बन गए। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि बात हिपेसिया की कहानी की हुई थी, तो मैं आपको अलेक्जेंड्रिया शहर का इतिहास क्यों बता रहा हूं। वास्तव में बात यह है कि हिपेसिया को जानने से पहले उस समय के अलेक्जेंड्रिया शहर के हालात को जानना जरूरी है, क्योंकि इसी शहर ने हिपेसिया को जन्म दिया और इसी ने उसे विभत्स तरीके से मार डाला। चलिए अब आते हैं हिपेसिया की कहानी पर। हिपेसिया का जन्म हुआ लगभग 350 ईस्वी के आसपास। जब वह बड़ी हो रही थी, उस समय अलेक्जेंड्रिया धार्मिक युद्ध का केंद्र बन चुका था। यह धार्मिक संघर्ष मुख्य रूप से ईसाइयों, यहूदियों और वहां की स्थानीय सभ्यता पेगन के मध्य था। पेगन मुख्य रूप से अलेक्जेंड्रिया का मूर्ति पूजक समुदाय था, जो ईसाइयों को अक्सर खटकता था। इस धार्मिक संघर्ष के बीच भी इस शहर में कुछ लोग ऐसे थे जिनका ध्यान धार्मिक लड़ाइयों के बजाय विज्ञान और दर्शन पर था। इन्हीं में से एक व्यक्ति का नाम था थियोन। थियोन को अलेक्जेंड्रिया की विश्वविख्यात लाइब्रेरी का अंतिम सदस्य माना जाता है। यह गणित और खगोल का बड़ा विद्वान था। थियोन की इकलौती बेटी थी हिपेसिया। इसने अपनी बेटी की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। हिपेसिया की भी शोध और अध्ययन में विशेष रुचि थी। वह दुनिया के अनसुलझे रहस्यों का पता लगाना चाहती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसने अपने पिता के समान यूनिवर्सिटी में पढ़ाना आरंभ किया। कहा जाता है कि हिपेसिया विश्व की पहली महिला प्रोफेसर भी थी। विद्वता में उसने अपने पिता से बड़ा स्थान हासिल कर लिया था। यूनिवर्सिटी में वह एकमात्र महिला प्रोफेसर हुआ करती थी। उसने कुछ वैज्ञानिक उपकरण भी बना लिए थे। इनमें से सबसे प्रमुख था हाइड्रोमीटर। इसका प्रयोग किसी तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि हिपेसिया दुनिया की पहली महिला गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थी। उसे दर्शन शास्त्र में भी बड़ी रुचि थी, इसलिए उसका स्थान नवप्लेटोवाद के संस्थापकों में गिना जाता है। नवप्लेटोवाद वह विचारधारा है जिसका मानना है कि अंकगणित, रेखा गणित, खगोल विद्या और संगीत के माध्यम से ब्रह्मांड के सभी राज सुलझाए जा सकते हैं। आस्था और विश्वास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिपेसिया एक पैगन थी, यानी न तो वह यहूदी थी और न ही ईसाई। हालांकि वह सभी धर्मों के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। यह वह दौर था जब राज सत्ता पर धर्म सत्ता को श्रेष्ठ माना जाने लगा। इतिहास में हम जिस डार्क एज या अंधकार युग का जिक्र पाते हैं, वह यहीं से शुरू होता है। ईसाई धर्म इतना उग्र हो चुका था कि वह अपनी धार्मिक आस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य बात को स्वीकार नहीं कर सकता था। राज्य को चर्च के अधीन किया जाने लगा था। इसी दौरान रोमन साम्राज्य को भी ईसाई राज्य घोषित किया गया। अब अलेक्जेंड्रिया में धार्मिक युद्ध अधिक बढ़ने लगा। ईसाई किसी अन्य पंथ, धर्म, आस्था और विश्वास को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। नहीं वे ऐसे लोगों को पसंद करते थे जो वैज्ञानिक तरीके से उनकी मान्यताओं का खंडन करते हैं। ऐसे में पेगन और ईसाइयों के मध्य निरंतर संघर्ष होता रहता। ईसाई यहूदियों को परेशान करते और पेगन मंदिरों को तोड़ते रहते। हिपेसिया भी उनमें से एक थी। हिपेसिया जिस वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा रही थी या जिन अनसुलझे रहस्यों को सुलझाती थी, वे बाइबिल और ईसाइयों की आस्था के विरुद्ध थे। अतः अब उनकी नजर हिपेसिया पर पड़ने लगी। उस समय अलेक्जेंड्रिया में दो बड़े नेता हुआ करते थे, आर्च बिशप सिरिल और गवर्नर ओरेस्टाइस। सिरिल कट्टर विचारधारा वाले पादरी थे, जबकि गवर्नर ओरेस्टाइस शांति प्रिय नेता थे। ओरेस्टाइस खुद ईसाई थे, लेकिन सबके बीच भाईचारा चाहते थे। उस समय अलेक्जेंड्रिया शहर में धार्मिक संघर्ष काफी बढ़ चुका था। शहर के हालात को देखते हुए एक दिन गवर्नर ओरेस्टाइस हिपेसिया के पास सलाह लेने गई। हिपेसिया ने उन्हें निष्पक्ष होकर कार्यवाही करने के लिए कहा। शायद वे हिपेसिया की सलाह को मानते भी। इससे पहले ईसाइयों के एक उग्र समूह ने उन पर हमला कर दिया। बदले में गवर्नर ओरेस्टाइस ने हमलावर समूह के नेता को मौत की सजा सुना दी। पादरी सिरिल को जब इस बात का पता चला
तो उसने इस घटना के लिए हिपेसिया को जिम्मेदार माना। उसका कहना था कि गवर्नर ने ईसाई होकर भी अपने धर्म वालों को मौत की सजा सुनाई। निश्चित ही हिपेसिया ने गवर्नर पर काला जादू किया होगा। फिर एक दिन ईसाइयों के एक समूह ने हिपेसिया की घोड़ा गाड़ी, जिसे बग्गी कहा जाता है, पर हमला कर दिया और बेरहमी से उसकी जान ले ली। इतिहासकार मंगसेरियन ने उस मंजर को इन शब्दों में व्यक्त किया है। अगली सुबह जब हिपेसिया अपने घर के बाहर बग्गी में सवार दिखी, अचानक ही 500 आदमी वहां आ गए। काले कपड़े पहने, अपना चेहरा ढके 500 ईसाई भिक्ष क्रॉस के साथ। किसी काली आंधी की तरह वे उसकी बग्गी पर चढ़े और उसे घसीटते हुए, बालों से खींचते हुए चर्च में ले गए। बेरहमी से उसके कपड़े फाड़ दिए गए। बहुत बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का तरीका इतना अधिक विभत्स, खूंखार और डरावना था कि मैं यहां उसका वर्णन नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही सिरिल के आदेश पर अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी को भी जला दिया गया। सिरिल ने हिपेसिया की हत्या को इन तर्कों के साथ जायज ठहराया कि वह मूर्ति पूजा को बढ़ावा दे रही थी। हिपेसिया की मौत के साथ इस शहर का भी पतन हुआ। विज्ञान और तर्क को पूरे यूरोप से खत्म किया गया। अगले 1000 साल तक पूरा यूरोप अंधकार युग में जीता रहा। न कोई खोज हुई, न किसी नए विचार का जन्म हुआ। बस एक ही बात रह गई, धर्म। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।